जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हमारा अपना एक सीटेट लेवल 1 के लिए यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। जिसमें अपना टारगेट है कि कम से कम आपको 20 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, ठीक है। तो आज ये है सेकेंड नंबर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एक सेकेंड, ये है आपका आज का सेकंड नंबर का एक प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के पूछे गए क्वेश्चन हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान तरीके से आपको कम समय में इसका सॉल्यूशन कराया जाए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाकी अगर पेपर 1 के लिए आपको और किसी सब्जेक्ट की डिमांड है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको भी आपको करवा दूं, ठीक है ना। तो चलो, एक काफ़ी बेहद आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी का मतलब है 3D, ठीक है, 3D आकृतियां हैं, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो उसमें 2 टाइप की आकृतियां पढ़ते हैं। एक होता है आपका 2D, एक होता है 3D। 2D का मतलब होता है जैसे आपका सर्कल हो गया, ठीक है ना, आपका रेक्टेंगल हो गया, या इस तरीके से चीज़ें जो बनती है ये 2D होती है। 2D का मतलब इसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। 3D वो होते हैं जिसको आप इस तरह, जैसे ये पेन है तो ये 3D है, ये इसमें तीनों एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी प्रेजेंट होता है। तो जिसको हम पूरी तरीके से पकड़ सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, 3D ऑब्जेक्ट में आते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है ना, सिलेंडर शेप हो गया, कोन हो गया, या फिर स्फेयर का मतलब बॉल हो गया, ये ना स्फेयर जो होता है वो, ये सारी चीजें किस में आती हैं, 3D ऑब्जेक्ट में आती हैं। तो इससे इसने हमसे पूछ रखा है कि इसमें से कौन सी जो है आकृतियां हैं जो 3D में काउंट होंगी। पहला आपको क्यूब बोल रखा है, तो बिल्कुल क्यूब जो है घन, आप जैसे क्यूबिकल बॉक्स होता है ना, तो वो आपका 3D इमेज होता है। आपका क्यूबॉइड हो गया, घनाभ हो गया, ये भी 3D में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। गोला, स्फेयर जिसको बोला, बेलन यानी कि सिलेंडर, ये समुच्चय बिल्कुल आपको सही दे रखा है। ये सारे के सारे आपके 3D इमेज है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आपका 2D इमेज में आ जाता है, सर्कल आपका 2D में आ जाता है, ठीक है ना। त्रिभुज आपका 2D में आ जाता है। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, इसने केवल वो कलेक्शन पूछा था जिसमें 3D हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, एक थ्योरी जैसा क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी आपको ये आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनकरेक्ट आपको पकड़ना है, ठीक है। कह रहा है यदि एक समानांतर चतुर्भुज की सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि अगर चारों कोण बराबर आप कर दो, चारों कोण अगर आप बराबर करोगे तो इसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब चारों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये एक आयत बन जाएगा, कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने गलत कथन पूछा है हमसे, ठीक है। अगले में आपसे कह रहे हैं यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो तो क्या कह रहे हैं, तो सह एक आयत बन जाती है, ठीक है ना। तो काइट जो होता है आप लोगों ने देखा होगा इस शेप का होता है। एक मिनट में इसको रब करूं तब बना दूं। काइट आप लोगों ने देख भी रखा होगा, इस तरीके का शेप होता है, ठीक है ना, इस तरीके का शेप होता है काइट का। इसकी ये पास वाली जो भुजाएं होती है आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना, और इसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर इनके सम्मुख कोण बराबर हो जाए तो ये आयत हो जाएंगे क्या, नहीं, आयत की डेफिनेशन अलग होती है, ठीक है ना। तो ये गलत कह रखा है यहाँ पे, और जो गलत है वही सही है क्योंकि यहाँ पे नॉट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ चले। अगला आपसे कह रहा है यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो ये भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो वर्ग की परिभाषा भी तो यही है, ठीक है ना, कि चारों भुजाएं बराबर और सारे कोण 90 डिग्री को। तो ये सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। ये भी सही बात है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, ठीक है ना। ये तालिका दे रखा है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप दे रखा है,
नाम, और यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। कह रहा है ए ब्लड ग्रुप वाले 9 स्टूडेंट है, बी ब्लड ग्रुप वाले 6 स्टूडेंट है, ओ ब्लड ग्रुप वाले 12 हैं, ए बी वाले 3 है, और टोटल कितने स्टूडेंट है 30 है। ठीक है ना। अब पर इसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे अधिक देखोगे तो इसमें सबसे अधिक 12 है, 30 मत कर देना, 30 टोटल दिया है। ठीक है ना, कई बार कंफ्यूज होकर के बच्चे देखते अच्छा इस सीरीज में सबसे बड़ा 30 दिख रहा है, नहीं 30 तो टोटल दे रखा है, यहाँ पे आपको 12 सबसे बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 हो गया। सबसे कम वाले के साथ अनुपात, सबसे कम कौन सा है, ए बी वाले हैं, 3 ही बच्चे हैं, तो ये 3 आ गया। ठीक है ना, अब इसको अनुपात में निकालोगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 4:1 का अनुपात कहाँ दे रखा है, ये डी ऑप्शन पे दे रखा है। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, 1:4 भी दिया होता है, पहले पढ़ लीजिएगा, बड़े वाले का छोटे से करवाया है, ना कि छोटे का बड़े से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके के कम से कम हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने और भी हो जाते हैं आपके एग्जाम तक उतने हम करवा देंगे। ठीक है ना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये मैथ के पार्ट में नहीं आता, ये रीजनिंग का सवाल होता है। ठीक है ना, जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं ये रीजनिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथ ही बोला जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पहले 1 है, 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 15 है, 15 के बाद एक खाली जगह दिया है, फिर 45, 66 और 91 है। ठीक है ना, सॉरी, आपसे पूछ रहा है कि ये खाली जगह को कैसे भरोगे आप। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, इनके बीच का अंतर देखा जाता है। ठीक है ना, तो देखो डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 6, 15, फिर ये खाली जगह, फिर आपका आ जाता है 45, फिर आ जाता है 66, फिर आ जाता है 91। देखो क्या होता है, सीरीज का सबसे बेसिक रूल सॉल्व करने का क्या होता है कि इनके बीच का गैप देख लो कितने कितने का है। ठीक है ना, सबसे आसान रूल ये होता है, उसके बाद जो है वर्ग स्क्वायर जो कुछ भी आता है वो अप्लाई किया जाता है। लेकिन एकदम फाउंडेशन की बात करें तो सबसे पहले इनके गैप देखो, 1 से ये कितना बड़ा है +5, ये कितना बड़ा है 9, 6, 15 होता है ना, तो ये +9 बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ खाली है। 45 और 66 कितना बड़ा है बताइए, 5, 1, 6, 1 और 2, 4, 2, 6, 21 बड़ा है इससे। ठीक है ना, 61 से 91 जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा हमें, तो 11 में से 6 गया ये 5 आ जाएगा, और ये बचेगा 8 में से 6 गया 2, 25। ठीक है ना, इतने का गैप है। लेकिन क्या यहाँ पे गैप मुझे सेम दिखा, यहाँ तो 5 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 21 का गैप है, यहाँ 25 का गैप है। तो देखो जब गैप अंतर हमें सही ना दिखे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके बीच में भी कुछ अंतर आएगा, और इन दोनों के ये जो संख्या है यहाँ पे कुछ x मान लेते हैं, इनके बीच में भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा, और इसके बीच में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने देखा, क्या देखा कि इनके बीच कोई अंतर हमें मिला नहीं, यहाँ पे कुछ संख्या आएगी और एक संख्या यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, तो ये समान अंतर नहीं मिले। अब क्या करें, अब दिमाग लगाओ आप ना, मैंने बोला अंतर पे अंतर ढूंढते जाओ, तो एक काम करो, इन दोनों के बीच अंतर ढूंढ लो कितना हो रहा है, वो अगर बराबर आ जाता है तो भी आपका आंसर सही है। तो 5 और 9 के बीच में अंतर +4 का आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 21 और 25 के बीच में +4 का, हाँ अब मुझे गैप जो है समान दिख गया, अंतर जब सेम दिख गया, इसका मतलब 9 और अगली संख्या के बीच भी अंतर 4 का होगा, और इन दोनों के बीच में भी अंतर 4 का होगा। तो बताओ 9 और अगली संख्या जो है 4 के अंतर पे है, तो कितनी होगी। आप कहोगे कि सर सिंपल सी बात है 13 हो जाएगी। 13 से 4 के गैप पे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कि सर 17 हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये कितना आएगा, तो हम क्या कर रहे थे, इसके बीच में 9 का अंतर था। ठीक है ना, अब इसके बीच में देखते हैं कितने का अंतर है। ठीक है ना, यही तो होगा। देखो अब ये देखो क्या था, ये जो था इसमें कितने का अंतर था वो जोड़ा गया था। ठीक है ना, इस संख्या को 1 और 6, और ये रहा 5 का अंतर था, ये 9 का अंतर था, ये 4 और ये 13 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, तो एक बार सोचिए जरा, यहाँ पे हम क्या करें कि इसका हमें आंसर पता चल जाए। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये आ गया 13, ये आ गया आपका 17। ठीक है ना, 13 और 17 आ गया। तो देखिए अब 15 में अगर हम 13 ऐड कर दें तो कितना आएगा,
5 5 3 8 आ जाएगा आपका, और 1 1 2 आ जाएगा। ये अगली संख्या आपकी 18 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये गैप ही ऐड होकर के ये संख्याएं बन रही थी। देखो ये वाले गैप को ऐड किया एक इसमें पिछली वाली संख्या में 1 में, तो 6 बन गया। 6 के नीचे जो 9 का गैप था 6 में ऐड किया 15 बन गया। तब 15 के नीचे 13 का गैप है, 15 में ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब ये सही है कि नहीं ये कैसे जांचेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, 28 में इसका गैप 17 जोड़िए, तो 28 17 आपका 45 हो जाता है। ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 28 होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली ये रीजनिंग है। ठीक है ना। तो पैटर्न वगैरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। चलो समझ में आ गया। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक बार कई बार क्वेश्चन आसान होता है तो एक ही गैप में पता चल जाता है, और कई बार क्या होता है अगर नहीं मिलता है तो हमें फिर जो गैप आए हैं उनका गैप निकालना पड़ता है। ठीक है ना। आगे बढ़ चले। चलो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहां आपसे कह रहा है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है। और फिर वही संख्या 100 में से घटाई दी जाती है। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए पहले 100 था, इसमें कह रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या मान लिया हमने a जोड़ दिया, तो ये एक संख्या नई प्राप्त हुई। फिर कह रहे हैं कि फिर वही संख्या 100 में से घटा दो, तो लो फिर 100 है, इसमें से मैंने a को ही घटा दिया, तो ये नई संख्या प्राप्त हो गई। अब हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार प्राप्त संख्याओं दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो देखो जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस a प्लस 100 माइनस a, तो a से a चला जाएगा, 100 में 100 मिल करके 200 हो गया। ठीक है ना। वो मत करना 100 में 100 मिला धागा चोर निकल के भागा, एक होता है ना, खेलते थे बचपन में। चलो 100 और 100 मिल करके कितना आ गया, 200 आ गया। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 200, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ चले। चलो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए देखने में केवल खतरनाक सा दे रखा है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि हाँ नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है 5 -5 +5 -5 +5 -5, इस तरह के चल रहा है संख्या। ठीक है। कह रहा है कि विषम संख्या पदों का योगफल कितना होगा। भाई विषम संख्या पदों का योगफल तो 3 का देख लेते हैं, 3 का देख लो, नहीं 9 का देख लो, नहीं तो 7 का देख लो, जितना आपको देखना हो। मान लो मैंने 3 केवल देखे, यहां से हमें नहीं पता आगे कि कहां तक ये सीरीज गई है, मैंने केवल 5 प्लस -5 +5 ये देख लिया। शुरू के संख्याएं हमने देख ली 3, ये भी तो विषम ही है। ठीक है ना। इसने बोला ना विषम संख्या तक, तो हमने विषम तक देख लिया। अब देखो 5 से 5 हट गया, केवल एक 5 बटा, यही आपका आंसर आ जाएगा, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका मन कर रहा है आप 7 संख्याएं देख लो, 7 देखोगे तो उसमें से 6 कट जाएंगी, एक 5 बच जाएगा। जैसे ये कितना 1 2 3 4 5 6 है, एक हमने और बना लिया 5, ये 7 देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो जब 7 देखोगे तो ये इससे काट देगा, ये इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, एक 5 बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। एक चीज ये ध्यान देना, अगर दशमलव के पहले संख्याएं समान है तो दशमलव के बाद 0 लगा के जितनी संख्या बढ़ती जाती है वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है संख्या, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अवरोही मतलब एक मिनट, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं। कह रहा है 10.5 और 1.5, ये तो ठीक है, ये घटते क्रम में आया। 1.5 1.5 से कम हो जाता है ये वाला संख्या, और ये इससे कम हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन ये देखो 1.055 जो है 0.005 से ये छोटी संख्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज कर दिया इसने, जबकि लास्ट में तो सबसे छोटा है, लेकिन ये यहाँ होता, ये यहाँ होता तो सही होता। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है। अगला आपसे कह रहा है 10.5, ठीक है, उससे छोटा 1.5, 1.5 से छोटा 0.055, ठीक है भैया। और अब क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे अंतर, यहाँ वाले का डिफरेंस जो है गलत था, 0.05 और 0.055 में। ठीक है ना। तो देखो ये बने बताए संख्या बढ़ती जाती है, तो ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने चेक नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान दोगे। ये हो गया, ये सही है। फिर इसके बाद 0.05, 0.055 ये ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी सही है। यहाँ पे देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस तरीके से नहीं पकड़ पाते हो तो क्या करोगे, इन सबको ना दशमलव हटा के लिख दो।
दशमलव हटा के क्या, जैसे 105/10 आ जाता है, फिर एक 50/100 आ जाता है, इस तरीके से करके तो भी आप जांच सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये बी ही दे रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे बढ़ चले, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, ये वाला खुद इससे छोटा है 0.05, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान तो नहीं कह सकते, जिसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत आसान है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए या तो आप इसका गुणनखंड करो, फिर चेक करो कौन उसमें आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। दूसरा मैं कहूंगा कि ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन से जाओ, देखो कि जो संख्या, जो ऑप्शन इसको विभाजित करेगा वो उसका फैक्टर होगा, जो नहीं विभाजित करेगा वो फैक्टर नहीं होगा। तो आपके सामने क्या है, 36-30 है। तो पहले हम लास्ट से चेक करना शुरू कर देते हैं, मान लो 5 से चेक करते हैं, लास्ट में देखो 0 अगर आता है तो वो 5 से विभाजित होता है, तो ये फैक्टर है, इसलिए ये आंसर नहीं है। अब कह रहा है 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से का मतलब होता है संख्याओं का योग अगर 3 से भाग है तो वो पूरी संख्या 3 से भाग है, चेक करते हैं 6 3 9 3 12, हाँ ये कट रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं है, मतलब ये भी फैक्टर है इसका, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा तो अब क्या करें, अब हम 11 से भी चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने के लिए बताओ क्या रूल होता है कि यहाँ वाले पोजीशन और यहाँ वाले पोजीशन का डिफरेंस जो है ऐड करने के बाद जो अंतर आता है वो 0 आ जाए या फिर अंतर 11 के बराबर आ जाए। तो 3 3 6 -6 कर दो, 6 - 6 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या जो है आपका 11 से भी भाग हो सकती है, तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, तो वैसे तो आपका आंसर पता चल गया, जब सारे नहीं है तो ए ही आंसर है। वैसे मुझे पहले पता था कि ये 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन मैं सारे ऑप्शन चेक करवा रहा था आपको, कैसे चेक करना है, मान लो कुछ अलग दे देता है तो। अब देखो क्या ये 9 से कट रही है संख्या, 6 3 9 और 3 12, 12 जो है ये भाग नहीं होता है 9 से डायरेक्टली, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से भी नहीं कटेगी, और जब 9 से नहीं कटेगी तो 9 कभी भी इस संख्या का फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा था, वरना पहले ही ऑप्शन में था, वैसे मुझे पता भी था, लेकिन मैंने इसीलिए जो है मैंने रब कर दिया, कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको ये चाहिए कि सर इसका सॉल्यूशन वाली पीडीएफ हमें शेयर कर दो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसकी जो ये पूरी पीडीएफ है ना, जो सॉल्यूशन के बाद है, ये पूरा पीडीएफ बना करके मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं 100 लाख को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, बताओ 100,000 को कितना कहा जाता है, तो आप कहोगे 1 लाख कहा जाता है, और 100 लाख अगर आपके पास आ जाता है रुपया, तो आप कहोगे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 लाख मतलब करोड़ ही तो हो गया, ठीक है ना। चलो, जब कोई चीज 100 पे पहुंचता तो चेंज होता है ना, जैसे 100 रुपया हो गया, 100 को 100 में गुणा किया जाता है तो वो 1000 बन जाता है, जब 100 1000 में चला जाता है तो वो लाख बन जाता है, इस तरीके से तो चेंज होता है। तो 100 लाख अगर आपके पास रुपया आ जाए तो आप कहोगे अच्छा 100 लाख हो गया मतलब 1 करोड़ रुपया, ठीक है ना। तो ये तो आसान सा था। ये देखिए लेवल 1 वालों के लिए है, पेपर 1 वालों के लिए ही है। और देखिए आपका जो पेडागोजिकल वाला आता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं, तो पेपर 2 के लिए जो मैं पेडागोजी की प्रैक्टिस कराऊंगा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही आते हैं, कुछ अलग है नहीं, इसलिए मैं उसका अलग से प्रैक्टिस सेट नहीं तैयार कर रहा हूं, दोनों एक साथ कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगेगा। कह रहा है प्रियदर्शिनी ने 4.8 kg बादाम और 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। लगता ही दुकानदार है ये लड़की, प्रियदर्शिनी, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो आपको एक बार नजर दौड़ाओ, सारे आंसर जो दे रखे हैं ग्राम में दे रखे हैं, तो हम किलोग्राम में क्यों रखे हैं। बादाम को भी बदलो किसमें, ग्राम में। तो 4.8 kg जो है ये ग्राम में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे तो 1 जीरो तो इसका दशमलव हटाने में खर्च हो जाएगा, बचेगा 2 जीरो, मतलब 4800 ग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये तो किशमिश पता ही है पहले से कितना है, 2500 ग्राम है। तीसरा आपके पास क्या था, काजू था 3.5 किलो, 3.5 किलो को अगर आप ग्राम में बदलोगे तो ये आ जाएगा 3500 ग्राम, ठीक है ना। तो ये तो ग्रामों की संख्या आ गई टोटल। अब कह रहा है इनका मिक्सचर बनाया, आप मुझे बताओ जब इन सबका मिक्सचर बनाओगे और जोड़ो तो कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो गया, कितना वजन हो जाएगा इसका। तो
तो आप कहोगे कि सर देखो 2 बार तो 0 आ जाएगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 10 8 18 का 8 हो जाएगा, कैरी लगेगा 1, 3 1 4 2 6 4 10, तो इतना आ जाएगा ग्राम, 1080 या 10,080, हाँ 10,800 ग्राम, ठीक है ना। तो 10,800 ग्राम ये टोटल अमाउंट हो गया। अब वो क्या कर रही है, 3 दर्जन पैकेट बनाती है, तो 1 दर्जन में 12 पैकेट आते हैं आपके, तो 3 दर्जन में कितने पैकेट आ जाएंगे, 36 पैकेट हो गए। तो इस पूरे को वजन को वो 36 बराबर भागों में बांट रही है, 36 पैकेट में पैक कर रही है, ठीक है ना। आप सोचो जब वो 36 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है, तो बांटने का मतलब होता है भाग करना, ठीक है ना। तो बांट रही है तो भाग कर रही है, तो सिंपल सी बात होगी, तो भाग आप भी कर दीजिए। तो इसको काटिए, 108 1 9, ये 9 से भाग होगा, 12 9 108 होता है, तो 12 बार में गया, 2 0 यहाँ चिपक गया, 9 से ये कट गया, 9 चौक 36। मैंने कैसे, ये सॉरी यह 4 आएगा, 9 चौके 36। मैंने कैसे तुरंत ही देख लिया कि ये इतनी बार जा रहा है, तो आपको ये बता दूं कि देखिए 6 3 9 होता है, ये 9 से भाग होगा, 8 1 9 ये भी 9 से भाग होगा। अगर आपको टेबल नहीं भी याद है, डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो भी आप कर सकते हैं अपना काम, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 2 0 जोड़ दीजिए, तो मतलब कुल 300 पैकेट उसके तैयार हो जाएंगे, 300 ग्राम के। एक पैकेट में कितना वजन डालेगा वो, बादाम और पिस्ता जो भी है उसका 300 ग्राम, ठीक है ना। चलो मतलब पावर से ज़्यादा 250 ग्राम का एक पाव आता है ना। आगे बढ़ चले, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, पर प्रैक्टिस हम करेंगे। कह रहा है एक वर्ग माने कि स्क्वायर की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आपके सामने एक वर्ग है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 25, क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। कह रहा है इसका 2 गुना कर दो अगर, तो हमने कर दिया 10 हो गया 2 गुना, तो एरिया कितनी आएगी, 10 दाम में 100 हो गया। तो बताओ ये पहले वाली एरिया का कितना गुना है, तो 25 चौका 100 होता है ना, गुना 4, तो इसका मतलब 4 गुना है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ पा रहे हो, अनुपात करने मत जाना, सिंपल सा देख लो, ये इसका 2 गुना बढ़ाया हमने, ये इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अगर आपसे ये कहता कितने गुना बढ़ गया, तो इसका आंसर होता है 3 गुना बढ़ा है, क्योंकि 1 गुना तो 25 था ही, बढ़ा कितना, 25 से 100 गया तो 75 बढ़ा है, तो 25 तिया 75 होता है, तो 3 गुना बढ़ा है। तो यहाँ देखना ध्यान से कितना गुना हो गया, अगर पूछा है तो 4 गुना हो गया है, कितना गुना बढ़ गया है, तो वो 3 गुना ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान देना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो लोग पहले से पढ़े हैं वो तो जानते होंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि अगर मान लो आपके सामने 10 है, ठीक है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे छोटी संख्या से मैं भाग देता हूं तो आंसर बड़ा आता है, जैसे 2 से भाग दिया तो 2 5 10, ठीक है ना। अगर मैं हर को 10 ही अभी रखा और हर को मैं बड़ा करता जाऊं, हर को अगर मैं मान लो 5 कर दिया तो 5 दूनी 10, तो आंसर हमारे छोटे होते जाते हैं। जैसे ही हर बड़ा होता जाता है तो आंसर हमारा क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना। तो अगर जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए, तुलना करना हो, देखो सबके जो अंश है, सबके अंश जो है वो बराबर बराबर दे रखे हैं, 1 1, यहाँ पे भी हर जगह 1 1 दे रखा है। तो आप ये देख लो, जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। कह रहे हैं कि बढ़ते क्रम में, यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा 4 है, तो ये बढ़ता क्रम नहीं हुआ, ये सबसे छोटा तो ये वाला हो गया, तो ये कट गया। सबसे बड़ा है ये हर, तो संख्या सबसे छोटी हो गई, ठीक है, उससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, उससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप समझ पाए कैसे करना है, क्या देखना है। तो आपको ये देखना है, अगर अंश समान हो, मतलब कि न्यूमरेटर अगर समान हो, तो डिनोमिनेटर में जो ज्यादा बड़ा होता है वो संख्या में सबसे छोटा होता है। हमने यहाँ करके दिखाया ना, देखो ये 5 था तो आंसर हमारा 2 आया, जब छोटा था तो आंसर बड़ा आ रहा था, ये ध्यान रखना। तो इसमें कुछ और नहीं करना है। कुछ बच्चे इसको भाग देके दशमलव में बदल के तब चेक करते हैं, बहुत गंदी आदत है, उतना बड़ा जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक देखिए, एक आम बोलचाल की भाषा का एक क्वेश्चन है। कह रहा है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, ठीक है, खरीद ले भैया, कौन मना किया है। कह रहा है जिसका मूल्य 10 रुपया है, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 2 1 रुपए के सिक्के हैं,
और 5 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं, उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो देखो कह रहा है कि उसे टोटल 10 रुपए की जरूरत थी, जिसमें से एक 5 रुपए का सिक्का वो रखी हुई है, 2 सिक्के 1-1 रुपए के हैं तो मतलब 2 रुपया ये बन गया। ठीक है ना। और क्या करिए 5 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो मुझे बताओ आपके पास 5 अठन्नी है, गांव में पहले अठन्नी बोला जाता था ना, अगर 5 अठन्नी है तो आपके पास रुपया कितना बन गया। तो आप कहोगे कि सर अगर 4 अठन्नी होती तो 2 रुपया बन जाता, लेकिन 50 पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब 2.5 रुपया बन गया उसके पास। ठीक है ना। तो इतना तो उसके पास है और बचा कितना 10 के लिए, तो 5 2 7 और 2 9, 9.5 रुपया तो उसके पास इकट्ठा हो गया है, तो 8 आना ना बचा, 50 पैसा ही बचा। तो 50 पैसा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है ना। देखिए जिस दिन हम लोग लाइव पढ़ेंगे आप लोग सीटेट क्लियर कर लो, फिर वैकेंसीज के लिए मैं एनसीईआरटी सीरीज और मैथ की सीरीज लेके आने वाला हूं, जो कि सुपर टेट आपका बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तब हम लोग लाइव पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो तब मज़ा आएगा पढ़ाने में, तब आप लोगों के जवाब भी देखने में आएगा, तो थोड़ा सही चलेगी मज़ा क्लास। सही ठीक है। रिकॉर्डिंग में कई बार लगता है कि मैं खुद ही से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, ना इसको हंसा सकता हूँ, ना इसकी फीलिंग समझ पाता हूँ कि यह कहना क्या चाह रहा है। चलो फिलहाल मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग अगर अकेले में बैठ के क्लास देख रहे हैं तो आप बोर ना फील करें, आपको लगे कि हाँ कोई सामने से बात कर रहा है। ठीक है ना। फिलहाल चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है रुबीना के कार से 4:50 मतलब शाम को 4:50 हो रहे थे, अपनी यात्रा शुरू की उसी दिन मतलब सेम डे 21:15 समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए लिया गया समय कितना है। अच्छा बताओ वो 4:50 पे चलना शुरू करी है, हम मान लेते हैं वो 4:50 पे मतलब 16:50 में ना चली है, हमने मान लिया वो 17 बजे चली है। ठीक है ना, सिंपल सा। तो 17 बजे चली है तो आप याद रखना कि 10 मिनट अभी वो चल चुकी थी, क्योंकि भाई 16:50 पे चली थी, पर हम मान रहे हैं कि वो 17 बजे चली है। इसका मतलब 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा उसका लेके बैठे हो अपने मुट्ठी में। ठीक है ना। यहां वो पहुंचती है 21:15 में, हम मान लेते हैं कि वो 21 बजे केवल पहुंची है। ठीक है ना। कब पहुंची है 21 बजे। अब सोचो 15 मिनट और चलाइए तो आपके पास 15 मिनट और पहले से एक मुट्ठी में आ गया, तो 15 मिनट ये और 10 मिनट ये, 25 मिनट तो आपकी मुट्ठी में आ गया। ठीक है ना। अब जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा यहाँ पे आवर। तो अगर केवल ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहूं तो आपके आंसर में जो मिनट आएगा वो 25 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये वाले 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, कई बार टाइम कम बचता है तो ऑप्शन के मेथड से भी ऐसे किया जाता है। ठीक है ना। तो मिनट तो 25 बनेगा, अब घंटे कितने बनेगा वो देख लो। 17 से 21 बजे तक कितना घंटा हो गया, 17 और 3 20 हो गया और 1 21 मतलब 4 घंटे हो गए। तो 4 तो पूरा आवर लग गया और 25 मिनट लग गया, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 घंटा 25 मिनट। ठीक है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो ऐसी सिचुएशन में देखा करो, कई बार अगर चारों जगह मिनट अलग अलग दिया है ना, तो केवल मिनट को ही समझ में, मिनट को ही अगर आपने देख लिया ना तो भी आंसर कर सकते हो। हाँ पर ये देखना मिनट जब 60 तक पहुंच जाए तो उसको घंटे में बदलना जरूरी होता है। ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने तो मिनट जोड़ लिया 85 मिनट आ रहा है और आप लेके बैठ गए कि भाई 85 मिनट तो है, लास्ट में तो कहीं 85 दिख ही नहीं रहा है। 85 मिनट का मतलब है 1 घंटा पहले 60 मिनट हटा दो, बचा हुआ 25 मिनट आपका आंसर होगा। ठीक है। चलो तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, और चीज़ें अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो ये एज इट इज़ विथ सॉल्यूशन आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, पर मैं तभी करूंगा जो पूरी क्लास को देखेगा और कमेंट करेगा, उसी को मैं ये प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। आने वाली 18 अभी लगभग और बच्ची हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और मैं 1-2 मैराथन भी लाऊंगा और बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।